बच्चों हम लोगों ने प्रिज्म से रिलेटेड काफी बेसिक फॉर्मूले डिराइव किए थे। वो जितने भी रिजल्ट्स मिले थे उन सब पर अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिजल्ट और बता देता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थिन प्रिज्म की। सबसे पहले तो ये जान लो कि थिन प्रिज्म क्या होता है। ऐसा प्रिज्म जिसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल हो उसे बोलेंगे थिन प्रिज्म। अब कितना स्मॉल हो, तो उसके लिए आपको एक आइडिया है, a लेस देन 10 डिग्री, इट मे बी 2 डिग्री, 4 डिग्री, 8 डिग्री, तो उसको हम थिन प्रिज्म कंसीडर करेंगे। अब हम लोगों को मालूम है कि म्यू का जो फॉर्मूला था मिनिमम डेविएशन के केस में, वो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। हम लोगों को मालूम है जब एंगल स्मॉल होता है तो आप साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब आपने साइन हटा दिया, ये पूरा एंगल क्या है थीटा, तो यहाँ पर ये लिख दिया और ये वाला एंगल यहाँ लिख दिया। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डेल्टा मिनिमम अपॉन ए आएगा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे a/2 तो सिर्फ 1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद में आपको फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये वाला फॉर्मूला भी डेविएशन का है, मिनिमम डेविएशन का है, बट ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपका प्रिज्म कैसा हो, थिन। बाकी हमें मालूम है डेल्टा मिनिमम मतलब मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला आया था 2i माइनस ए। और अगर कोई कंडीशन नहीं हो क्वेश्चन में, तो आपको मालूम है डेविएशन का फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस ए। तो ये आपको समझना होगा, यहाँ पर 3 आपको मिनिमम डेविएशन के फॉर्मूले मिले, कब कौन सा यूज करना होगा। ओके, इसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। अब आप एक एक करके हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 5 डिग्री है, और क्वेश्चन में हमें बोला गया कि डेविएशन कितना है 3.2 डिग्री। तो आपको प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो इसी फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या करना है, डेल्टा मिनिमम कितना 3.2 डिग्री, ए कितना 5 डिग्री, और आप आराम से यहाँ से सॉल्व करके म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कितना आएगा 1.64। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा बोला गया है कि अगर डेल्टा मिनिमम मतलब मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल हो, देन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो एक बात बताइए, हमें म्यू का फॉर्मूला ये वाला मालूम है, इन दी कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। आपको डेल्टा मिनिमम कितना दिया क्वेश्चन में, ए, तो ए प्लस ए कितना 2a/2, ए बचेगा, और यहाँ पर साइन a/2। अब हम लोगों को बेटा यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आना चाहिए, जो आपने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, हाफ एंगल फॉर्मूला। मतलब साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितना ए, मतलब एंगल को हाफ करना होता है, तो 2 sin a/2 cos a/2, ये आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, साइन a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू का जो आंसर आएगा वो आएगा 2 cos a/2। इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता, वो क्वेश्चन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देते और बोलते फाइंड आउट द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो आप यहाँ से एंगल ऑफ प्रिज्म बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यू। देखो 2 इधर आ जाएगा तो म्यू/2, और कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स म्यू/2, और ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 2 cos इनवर्स म्यू/2। कभी क्वेश्चन में म्यू पूछेंगे, कभी एंगल ऑफ प्रिज्म। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि किसी प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, डेविएशन 40 डिग्री है, और I माइनस ई एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस का डिफरेंस 20 डिग्री है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I एंड E, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बताना है। सबसे पहले ये बताओ, इस क्वेश्चन में आपको ना तो ये बोला मिनिमम डेविएशन, तो आपको डेविएशन का जो ओरिजिनल फॉर्मूला वो लगाना होगा I प्लस ई माइनस ए। अब क्वेश्चन में आपको I प्लस ई कितना हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा प्लस ए, डेल्टा कितना है 40, ए कितना है 60, तो दोनों का सम 100 डिग्री हो गया, इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन हमें दे रखी है I माइनस सी का डिफरेंस 20 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2e कितना 120, तो I कितना 120/2 60 डिग्री। अगर आपको I 60 डिग्री मिल गया तो इस इक्वेशन से अगर आप देखें तो E को लिख पाएंगे I माइनस 20, I 60 डिग्री है तो E कितना आएगा 40 डिग्री। तो हम लोगों को I और E का वैल्यू मिल गया। क्लियर, आया समझ। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। आपको ऐसा एक डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है और बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री, और प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2, और एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पर 75 डिग्री है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है R1, R2, E और डेल्टा, सब कुछ आपको बताना है। तो सबसे पहले एक बात समझिए आप, अगर आपको R1 कैलकुलेट करना है तो क्या आप AB सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम है और म्यू मालूम है। तो जब मैं AB सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, इधर तो एयर है ना, तो 1 इंटू साइन I कितना 45,
इक्वल्स टू म्यू कितना √2 इंटू साइन R1, ये वाला एंगल होगा आपका R1, ओके, और ये वाला एंगल होगा आपका R2। तो यहां से आप R1 कैलकुलेट कर पाएंगे साइन R1, देखो ये कितना √2 और ये कितना होगा 1 बाई साइन 45 होगा 1 बाई √2, √2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब साइन R1 आया हाफ, और हाफ आपको मालूम है साइन 30 की वैल्यू होती है, तो R1 कितना आया 30 डिग्री। अब हम लोगों को मालूम है ए का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, अगर मुझे R2 चाहिए तो a माइनस R1, a 75 गिवन है और R1 30 आ गया, तो आपको R2 का वैल्यू मिलेगा 45 डिग्री। अगर आप बेटा AC सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो यहाँ पर AC सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा R2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा E। तो बताइए स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे, म्यू कितना √2 साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना R2 साइन R2 इक्वल्स टू इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना E, तो 1 इंटू साइन E। अब हमें R2 का वैल्यू कितना मालूम है 45 होता है 1 बाई √2, तो देखो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ कितना बचेगा 1, साइन E आया 1 और साइन में 1 वैल्यू होती है 90 डिग्री की, इसका मतलब E कितना होगा 90 डिग्री। अब लास्ट आपको डेविएशन चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है, तो डेविएशन का आपको जनरल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा I प्लस E माइनस A, I 45 E 90 और माइनस 75, तो आपको ये मिलेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों ने वैसे तो 4 क्वेश्चन किए, बट आई थिंक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए, जो भी पॉसिबिलिटी थी, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आप एक बार नोट करिए इसको। बेटा प्रिज्म से रिलेटेड और प्रैक्टिस करते हैं विद सम मोर न्यूमेरिकल्स। मुझे क्वेश्चन में एक प्रिज्म दे रखा है जिसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और उसकी AC वाली फेस की मैंने सिल्वरिंग की हुई है, मतलब जो AC फेस है वो अब एक्ट करेगा लाइक अ प्लेन मिरर। क्वेश्चन में पूछा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती है आफ्टर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सिल्वर सरफेस। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम में, आपको एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री दे रखा है। AB वाले फेस पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है जो कि नॉर्मल के साथ में आई एंगल बना रही है। AB वाले फेस से जब आपकी लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी तो ऐसे जाएगी, बट इसको अपना पाथ रिट्रेस करना है। अब मुझे मालूम है लाइट रे अपना पाथ तभी रिट्रेस करेगी जब वो मिरर पर, मतलब सिल्वर सरफेस पर परपेंडिकुलर जाके इंसिडेंट हो, मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो मुझे समझ में आ गया ये तो नॉर्मल हो गया AC वाले फेस के लिए। अगर लाइट रे नॉर्मल के अलोंग जा रही है तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर जो R2 होता है, R2 एंगल होता है इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल फॉर AC सरफेस। तो मुझे बताइए अगर मैं AC सरफेस के लिए बात करूं तो आपका जो R2 होगा वो तो 0 डिग्री हो जाएगा, और हम लोगों को मालूम है A होता है R1 प्लस R2, तो R1 कितना हो जाएगा जब आपका R2 0 हो गया, तो R1 की वैल्यू A की इक्वल हो जाएगी, इट मीन 30 डिग्री। आपको R1 मालूम चल गया, अब आपको I कैलकुलेट करना है, तो आप AB सरफेस पर स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इधर एयर मानेंगे तो 1 इंटू साइन I और √2 म्यू कितना इसका √2 इंटू ये एंगल कितना R1 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, साइन 30 होता है हाफ, इट मीन्स ये 1 बाई √2 आएगा सॉल्व करके, और अगर 1 बाई 2 आ रहा है 1 बाई √2 आ रहा है तो 1 बाई √2 45 डिग्री की वैल्यू होती है, इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा 45 डिग्री। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन हो जहां पर आपकी लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करे तो आपको समझना होगा वो सरफेस पर कैसे इंसिडेंट होनी चाहिए, परपेंडिकुलर सिल्वर सरफेस पर। इसके बाद में एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको एक प्रिज्म दे रखा है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म 4 डिग्री है, मतलब ये थिन प्रिज्म हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। यहाँ पर एक प्लेन मिरर है और एक लाइट रे ऐसे हॉरिजॉन्टल इस प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट नेट डेविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, मतलब प्रिज्म और प्लेन मिरर दोनों से डेविएशन होगा तो आपको नेट डेविएशन कैलकुलेट करना है। देखो अच्छे से समझते हैं, लाइट रे जब ऐसे हॉरिजॉन्टल आ रही है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधी निकल जाती, ये इसका ओरिजिनल पाथ, बट इस वाले फेस से क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद में ये नॉर्मल से, अगर इसका मैं यहाँ पर नॉर्मल बनाऊं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगा बेंड हो जाएगी, क्योंकि ये रेयरर ये डेंसर मीडियम। जब इस वाले फेस पर ये लाइट रे इंसिडेंट होगी तो और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी और फिर यहाँ पे कहीं मिरर पर जाके ये इंसिडेंट होगी। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे सीधी चली जाती, बट मिरर पर ये इंसिडेंट हो रही है तो सेम एंगल पर क्या होगी रिफ्रैक्ट हो जाएगी ऐसे। अब एक बात बताओ, सबसे पहले मैं ये चेक करूं कि लाइट रे अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो सीधी निकलती ना ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, बट प्रिज्म से निकलने के बाद ऐसे जा रही है, तो प्रिज्म ने कितना डेविएट किया, ये वाला एंगल डेविएशन। और हमें मालूम है थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन होता है म्यू -1 इंटू ए,
ध्यान रखना, थिन प्रिज्म के लिए। तो ये सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 डिग्री। और देखो जो डेविएशन हो रहा है ना वो इन दिस डायरेक्शन हो रहा है, ऐसे ऐसे इन दिस डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। तो ये एंगल मिला आपको 2 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल अगर 2 डिग्री मिल गया तो मुझे समझ में आ रहा है ये वाला एंगल भी 2 डिग्री होगा। ये अगर 2 डिग्री तो ये भी 2 डिग्री। और हमें मालूम है प्लेन मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा, 2 डिग्री। अब एक बात बताओ, प्लेन मिरर के लिए अगर आप सोचें तो रे ऐसे जानी चाहिए थी, बट गई ऐसे है, तो ये वाला जो एंगल है इसको बोलेंगे डेविएशन। और हम लोगों को मालूम है प्लेन मिरर की वजह से जो डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो आपको याद होगा, पाई माइनस 2i। और आई कितना यहाँ पर देखो, 2 डिग्री। आई कितना यहाँ पर, 2 डिग्री। तो आपको प्लेन मिरर से जो डेविएशन मिलेगा वो 176 डिग्री मिलेगा, और क्लॉकवाइज मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपका डेविएशन इन दिस डायरेक्शन हो रहा है ऐसे, और ये वाला डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। इससे भी क्लॉकवाइज हुआ, इससे भी क्लॉकवाइज हुआ, तो नेट डेविएशन आप लिख सकते हैं 2 + 176, इट मींस 178 डिग्री क्लॉकवाइज। समझ में आया। तो ये प्रिज्म और प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन था। इसके बाद में बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक कंटेनर है, कंटेनर में आपका लिक्विड है, मतलब पानी है, पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और एबीसी एक प्रिज्म है जो ग्लास का बना हुआ है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 है ना। वो प्रिज्म ऐसे है। अब बोला गया क्वेश्चन में कि एक लाइट रे एबी वाले फेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, ऐसे है ना, परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में बोला गया है देन फाइंड थीटा, ये थीटा बताना है, सो दैट रे कम्स बैक फेस बीसी। मतलब एबी पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होने के बाद में ये बोल रहे हैं कि बीसी वाले फेस पर अगर लाइट रे वापस आती है तो उसके लिए थीटा की क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर आप इस वाले फेस के लिए बात करें, एसी वाले फेस के लिए अगर आप बात करें, तो यहां पर नॉर्मल तो ऐसे होगा बेटा, ये नॉर्मल हो गया है ना, एन। और अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा, क्योंकि नॉर्मल सरफेस के साथ में परपेंडिकुलर होता है। ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हुआ। कुल मिला के अगर मैं एसी वाले सरफेस के लिए बात करूं तो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल और दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। बट आपकी लाइट रे क्या हो रही है, बोल रहे हैं कि वापस आनी चाहिए बीसी वाले फेस पर, मतलब कि कुछ इस तरीके से आनी चाहिए वापस। इसका मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो एसी वाला फेस है उसके लिए अगर आप देखें तो आपकी लाइट रे ग्लास से वाटर में जा रही है, जबकि ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, वाटर का कम, मतलब डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है और वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है। इट मींस एसी वाले फेस से लाइट का क्या हो रहा है, टीआईआर हो रहा है कि नहीं बोलो। और टीआईआर के लिए कंडीशन है डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, वो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो मुझे यहां पर ये सोचना पड़ेगा फॉर टीआईआर एट एसी कंडीशन क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, थीटा, तो थीटा सी से ग्रेटर होना चाहिए। दोनों तरफ आप साइन ले लो, इधर साइन थीटा बोलेंगे, ग्रेटर होना चाहिए साइन थीटा सी से। और याद करो साइन थीटा सी का फॉर्मूला था म्यू आर अपॉन म्यू डी। ओके, अब म्यू आर कौन सा मीडियम इनमें से रेयरर है, तो आपको दिख रहा है वाटर, तो वाटर का ऊपर आएगा और डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा। ये 8/9 हो जाएगा। आपको थीटा चाहिए तो साइन का डिवाइड करेंगे, तो साइन इनवर्स आपका आंसर आएगा, साइन इनवर्स थीटा 8/9। तो आपका जो आंसर होगा, आपकी लाइट रे तभी रिफ्लेक्ट करेगी जब थीटा का वैल्यू इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो थीटा ग्रेटर देन साइन इनवर्स 8/9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से करने होंगे अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपको प्रिज्म दे रखा है जिसके मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3/2 और एंगल ऑफ प्रिज्म 8 डिग्री, मतलब थिन प्रिज्म है, और इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है जो एबी वाले फेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना रही है, 60 डिग्री, और फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, फाइनली इमर्ज हो जाती है। क्वेश्चन में पूछा गया एंगल ऑफ इमरजेंस बताओ। तो एंगल ऑफ इमरजेंस का मतलब क्या बेटा, यहां पर एंगल ऑफ इमरजेंस मतलब ये वाला एंगल बताना, ई। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब एक बात बताओ, अगर मैं एबी वाले फेस पर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो देखो इधर एयर मानेंगे 1 × sin 60, इसका मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होल √3/2, और ये एंगल कितना R1 sin R1। ये 60 कितना होता है √3/2, और यहाँ पर √3/2 मतलब ये होल रूट है, तो आपको बचेगा sin R1 = 1/√2। इसका मतलब R1 का वैल्यू 45 डिग्री हो गया। अब एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है और हमें मालूम है नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ, ये वाला एंगल भी 45 बचा, 90 - 45 तो कितना बचा, 45।
अब एक बात बताओ, अगर आपको R1 मिल गया तो हम लोग जानते हैं कि A इक्वल्स टू क्या होता है, R1 प्लस R2। क्वेश्चन में आपको A कितना दे रखा है, 8 डिग्री, और R1 कितना मिला, 45 डिग्री। और अगर आप R2 कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ से R2 कितना मिल रहा है, -37 डिग्री। अरे माइनस में एंगल, तो अगर एंगल माइनस में मिलता है ऐसे, तो आप इसका मतलब यहाँ पर आप अच्छे से समझना, उसका मतलब ये है कि जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है या फिर AC वाले सरफेस पर इंसिडेंट रे है, मैं अगर यहाँ पर नॉर्मल बनाऊं, इस सरफेस पर अगर नॉर्मल बनाऊं तो ऐसे बनेगा। नॉर्मल नॉर्मल सरफेस के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाता है, और नॉर्मल के साथ में ये जो इंसिडेंट रे है वो कितना एंगल बना रही है, R2। ये बात समझ में आ रही है? तो नेगेटिव आने का मतलब होगा यहाँ पर, R2 नेगेटिव आने का मतलब कि आपका जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल से नीचे की तरफ होगी। अदरवाइज हमने जब डेरिवेशन की थी उसमें आपकी जो ये इंसिडेंट रे थी AC सरफेस पर, वो नॉर्मल से ऊपर थी। तो नेगेटिव आने का मतलब ऐसे कर दो। अब देखो अब क्या होगा, अब आपको R2 कैलकुलेट करना है, तो इस ट्रायंगल को देखो, ये 8 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये वाला टोटल एंगल कितना हो गया, 90 प्लस R2, तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो देखो आपने यहाँ पे क्या किया है, 45 प्लस 8 प्लस 90 प्लस R2 इक्वल्स टू 180, तो आपको R2 मिलेगा 37 डिग्री। तो R2 का जो रियल वैल्यू वो कितना मिला, 37 डिग्री। आपको -37 नहीं लिखना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये थिन प्रिज्म के लिए वैलिड नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया कि कई बार बच्चों को ये -37 डिग्री मिलता है और वो समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। अब आसान है, अब AC वाले सरफेस पर आप स्नेल्स लॉ लगाइए, म्यू कितना, √3/2, √3/2, और R2 का वैल्यू कितना, 37 डिग्री, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन E, तो साइन 37 होता है 3/5। अब आप 3/5 को अगर रूट के अंदर करेंगे तो स्क्वायर हो गया जाएगा, तो 3 का 9 इंटू 3 27, और 5 का 25 इंटू 2 50। तो E मिलेगा आपको साइन इनवर्स √27/50, 27/50, ओके, रूट के अंदर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये रिजल्ट्स कब काम नहीं आएंगे वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ओके, नोट करिए बच्चों। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्रोमेटिक डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू दी प्रिज्म। क्रोमेटिक डिस्पर्जन का मतलब होता है कि आपकी जो व्हाइट लाइट होती है वो अगर अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाए तो उस इवेंट को बोलते हैं क्रोमेटिक डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज क्रोमेटिक डिस्पर्जन। अब हम लोगों को जो क्रोमेटिक डिस्पर्जन पढ़ना है वो थिन प्रिज्म से स्टडी करना होता है। तो मैंने यहाँ पर एक थिन प्रिज्म लिया हुआ है, और इस पर एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसमें 7 कलर होते हैं वेव की ओर। और हमें ये समझना होगा कि डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है थिन प्रिज्म से वो μ-1 इंटू ए होता है, मतलब डेविएशन म्यू पे डिपेंड करता है। और हमें मालूम है म्यू मटेरियल की प्रॉपर्टी तो होती ही होती है, बट ये वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए अलग अलग होगा। और हम कई बार इसको कर चुके हैं, वॉयलेट कलर के करस्पॉन्डिंग ज्यादा होगा रेड कलर के कंपैरिजन में। ओके, बट इस रिलेशन को मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पर एक रिलेशन यूज किया जाता है, कॉची रिलेशन, जो सिर्फ ये बताता है कि म्यू और लैम्डा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब लैम्डा ज्यादा तो म्यू कम। और फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू A प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सो ऑन। आपको फॉर्मूले पे कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, बस ये रिलेशन थोड़ा सा याद रखना है, लैम्डा ज्यादा तो म्यू कम। ओके, मतलब ये रिलेशन ये बताता है कि म्यू की डिपेंडेंसी वेवलेंथ पर भी होती है। और एक और बात आपको यहाँ पे मैं बताऊं, जब आपकी व्हाइट लाइट इस पर इंसिडेंट होगी तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, जिस कलर के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, तो वो किसके लिए ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा वॉयलेट, और सबसे कम होगा रेड। तो रेड कलर का देखो डेविएशन सबसे कम हुआ है, और वॉयलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा हुआ है, और बीच में बाकी के कलर्स आएंगे। तो आपकी व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, इसको बोलेंगे क्रोमेटिक डिस्पर्जन। और ये पूरा एक स्पेक्ट्रम यहाँ पर आपको मिल रहा है। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो आपकी व्हाइट लाइट बेटा ऐसे सीधे निकल जाती। बट अगर आप बात करें रेड कलर के लिए, तो ये जो डेविएशन है ये तो रेड कलर के करस्पॉन्डिंग है, और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ है, वॉयलेट कलर के करस्पॉन्डिंग। ओके, आपको यहाँ पर ये समझना होगा, ये तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, बट इससे रिलेटेड आपको 3 टर्मिनोलॉजी यहाँ पे समझनी होगी। फर्स्ट होता है एंगुलर डिस्पर्जन, जिसको हम थीटा बोलते हैं। और ये क्या होता है, डिफरेंस इन डेविएशन ऑफ 2 एक्सट्रीम कलर। एक्सट्रीम कलर कौन कौन से, एक तो रेड हो गया और एक हो गया आपका वॉयलेट कलर। तो इसका मतलब थीटा होगा डेल्टा V माइनस डेल्टा R। आप इसको यहाँ पर डायग्राम से भी देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में जो डेविएशन है वो कितना है, मतलब इन दोनों के डेविएशन का जो डिफरेंस है वो कितना है, थीटा।
आप यहाँ पर भी डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। बाकी थीटा होगा डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। और हम बात करें अगर थिन प्रिज्म के लिए, तो वायलेट कलर के करस्पॉन्डिंग डेविएशन होगा तो यहाँ पर म्यू भी आएगा, और रेड कलर की करस्पॉन्डिंग तो यहाँ पर म्यू आर आएगा। और दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। मतलब कहने का ये एंगुलर डेविएशन का फॉर्मूला ये भी होगा और ये भी होगा। जब आपको दोनों कलर्स के करस्पॉन्डिंग डेविएशन गिवन हो तो आप यहां से करिए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म एंगल गिवन हो तो आप यहां से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एंगुलर डिस्पर्जन। सेकंड हम बात करेंगे मीन डेविएशन की। तो मीन डेविएशन डेल्टा मीन, मैं आपको ये बताना भूल गया यहाँ पर, ये जो आपको 7 कलर्स दिख रहे हैं, अगर आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो बीच में आ रहा है आपका ग्रीन, बट याद रखना जो मीन कलर होता है वो येलो लिया जाता है, क्योंकि ये वेवलेंथ वाइज मीन कलर होता है, एवरेज होता है। तो यहाँ पर हम बात करें मीन डेविएशन की, तो मीन डेविएशन कैसे लेंगे, आपको जो दो एक्सट्रीम कलर दिख रहे हैं उनका आपको एवरेज लेना होता है उनके डेविएशन का, डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर अपॉन 2, इनके फॉर्मूले यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। और आप इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करस्पॉन्डिंग टू येलो कलर। तो आपको मीन डेविएशन का फॉर्मूला मिला म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मीन डेविएशन किस कलर के करस्पॉन्डिंग लिया जाएगा, येलो कलर के करस्पॉन्डिंग। अगर बेटा क्वेश्चन के अंदर आपको येलो कलर के करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा, आपको वायलेट और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो उनका आप एवरेज लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, येलो कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल। और कभी कभी ऐसा भी होगा क्वेश्चन में कि आपको वायलेट और रेड कलर नहीं मिलेगा, आपको ब्लू और रेड मिलेगा। मतलब वॉयलेट की जगह पर अगर ब्लू मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वॉयलेट की जगह पर ब्लू भी यहाँ पर लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्पर्सिव पावर, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। और डिस्पर्सिव पावर का सिंपल सा रिलेशन है एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन, मतलब थीटा अपॉन डेल्टा मीन। थीटा का फॉर्मूला ये और डेल्टा मीन का फॉर्मूला ये, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। आप फॉर्मूले से बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं है। मतलब कहने का है कि डिस्पर्सिव पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म एंगल वगैरह पर डिपेंड नहीं कर रही, एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। क्यों, क्योंकि म्यू पे डिपेंड कर रही है और म्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो डिस्पर्सिव पावर एंगल प्रिज्म की ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, मटेरियल पे करता है, और साथ ही साथ ये यूनिट लेस भी होता है और डायमेंशन लेस भी। एक बार आप पहले भी डिस्पर्सिव पावर को पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको एब्रेशन पढ़ाया था, लेंस में जो डिफेक्ट होता है आपको वो समझाया था, तो वहां पर भी आपको लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिस्पर्सिव पावर इनटू मीन फोकल लेंथ। ओके, तो ओवरऑल बेटा आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने होंगे। यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको फॉर्मूले याद है वो क्वेश्चन कर पाएगा। एंगुलर डिस्पर्जन, मीन डेविएशन एंड डिस्पर्सिव पावर, नोट करिए बच्चों। प्रिज्म के अंदर अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। तो पहला कॉम्बिनेशन होगा आपका डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, मतलब हमें डिस्पर्जन तो चाहिए बट इसमें डेविएशन कितना होगा, नेट डेविएशन 0। अब आप ऐसे समझो कि मेरे पास में 2 प्रिज्म थे, मैंने दोनों प्रिज्म को क्या किया, अपोजिट सेंस में कंबाइन किया। इसका प्रिज्म एंगल ये वाला A1 और इसका प्रिज्म एंगल ये A2। इस वाले प्रिज्म पर, जिसको मैं प्रिज्म 1 बोल रहा हूँ, व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है, और इसका अगर मैं ओरिजिनल पाथ बनाऊं तो ये वाला है। दोनों प्रिज्म से जो आपकी फाइनल इमर्जेंट रे होंगी वो आप देख रहे होंगे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में तो स्प्लिट हो रही है, मतलब डिस्पर्जन तो हो रहा है, बट आपकी फाइनल इमर्जिंग रे इंसिडेंट रे की कैसी है, पैरेलल। इसका मतलब डेविएशन कितना है, 0। तो यहाँ पर नेट डेविएशन 0 है। अब इसी बात को मैथमेटिक्स से समझते हैं। आपको फॉर विदाउट डेविएशन मतलब डेल्टा नेट कितना चाहिए, 0। तो प्रिज्म 1 का डेविएशन डेल्टा 1, प्रिज्म 2 से कितना, डेल्टा 2। इट मीन्स डेल्टा 1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा 2। और हमें मालूम है प्रिज्म से डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, थिन प्रिज्म के लिए ही हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तो मैंने यहाँ पर प्रिज्म 1 के लिए फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पर 2 के लिए। अब देखेंगे A1 अपॉन A2 कितना मिल रहा है, माइनस म्यू 2 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 माइनस 1। यहाँ पर बेटा माइनस साइन यही इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट प्रिज्म एंगल्स आर इन अपोजिट सेंस, मतलब आपने प्रिज्म को अपोजिट कंबाइन किया है। और अगर आपको इस केस में टोटल डिस्पर्जन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, थीटा नेट थीटा 1 प्लस थीटा 2। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको जरूरी नहीं कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला याद ही रखना है, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्वेश्चन में बोला जाए नेट डेविएशन 0, तो आप डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 को 0 कर दो और आपको डेल्टा का फॉर्मूला याद है पहले से। अब केस 2 की अगर हम बात करें, केस 2 में लिखा है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, मतलब अब आपको डेविएशन चाहिए बट डिस्पर्जन नहीं चाहिए, मतलब थीटा नेट कितना होगा, 0।
तो अगर आप मैथमेटिक्स से समझेंगे, और विदाउट डिस्पर्जन मतलब थीटा नेट क्या होगा, थीटा वन प्लस थीटा टू जीरो होना चाहिए, थीटा वन इक्वल्स टू माइनस थीटा टू। और आपको याद होना चाहिए एंगुलर डिस्पर्जन का जो फॉर्मूला है वो होता है म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू प्रिज्म एंगल। तो ये प्रिज्म वन के लिए और ये प्रिज्म टू के लिए। अगर आप यहाँ पर ए टू बाई ए वन लिखेंगे तो आएगा माइनस टाइम्स म्यू वी माइनस म्यू वी वन माइनस म्यू आर वन अपॉन म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू। ये प्रिज्म वन के करस्पॉन्डिंग और ये प्रिज्म टू के करस्पॉन्डिंग। अगेन ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको ये कंडीशन याद रखनी है, जब डेविएशन नहीं चाहिए तो नेट डेविएशन जीरो कर दो, जब आपको डिस्पर्जन नहीं चाहिए तो नेट डिस्पर्जन को जीरो कर दो। और आपको डिस्पर्जन या डेविएशन का फॉर्मूला तो याद रहता ही है, दोनों प्रिज्म के लिए उसको लिखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। और अगर आपको इस वाले केस में नेट डेविएशन चाहिए तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू करना होगा। अब अगर आप डायग्राम की हेल्प से देखेंगे तो अगेन मैंने प्रिज्म को क्या किया है, अपोजिट कनेक्ट किया है, क्योंकि माइनस साइन वही इंडिकेट करता है, इसका A1 इसका A2। और प्रिज्म वन पर आपकी व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है और इसका ये ओरिजिनल पाथ है। दोनों प्रिज्म से जो फाइनल इमर्जिंग रे निकल रही है वो आप देख रहे होंगे, दोनों कलर की जो रे है ना वो एक ही रे बन जा रही है। इसका मतलब आपके कलर स्प्लिट नहीं हो रहे, और आपकी जो फाइनल इमर्जिंग रे है मतलब व्हाइट लाइट और जो इंसिडेंट व्हाइट लाइट है, दोनों के बीच में आपको कुछ डेविएशन दिख रहा है, एंगल दिख रहा है, वो कितना, डेल्टा। तो यहाँ पर डेविएशन हो रहा है बट डिस्पर्जन नहीं हो रहा। ओके, तो ये केस टू। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं किस तरीके के पूछे जाते हैं, काफी आसान क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म ऑफ एंगल 4 डिग्री, मतलब प्रिज्म एंगल दे रखा है, रेड कलर के करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है और ब्लू कलर के करस्पॉन्डिंग दे रखा है। आपको एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर पूछा है। सबसे पहले बेटा एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला में याद होना चाहिए, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर या फिर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। आपको इस क्वेश्चन में वॉयलेट कलर के करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा, ब्लू कलर के करस्पॉन्डिंग दे रखा है। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर वॉयलेट ना दिया हो तो आप उसको ब्लू लेकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ब्लू कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिख देंगे, यहाँ पर रेड, और प्रिज्म एंगल 4 डिग्री सॉल्व करेंगे तो 0.08 डिग्री आपको एंगुलर डिस्पर्जन मिलेगा। सेकेंड केस में हमें पूछा डिस्पर्सिव पावर, और डिस्पर्सिव पावर का ये फॉर्मूला था एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन से, ये वाला फॉर्मूला आता है और ये वैल्यूज पुट कर देंगे। बट क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, हमें म्यू बाई भी नहीं मालूम, और म्यू बाई नहीं मालूम होता तो मैंने आपको बोला हुआ था इन दोनों कलर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसका मीन ले लेंगे तो आपको म्यू बाई मिल जाएगा यहाँ पर 1.64, और सबकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको डिस्पर्सिव पावर मिलेगा 0.03125। समझ में आया ये क्वेश्चन? सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला याद है अच्छी तरीके से वो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो प्रिज्म दे रखे हैं, इस प्रिज्म के लिए आपको एंगल दे रखा है 15 डिग्री और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, और इस वाले प्रिज्म का आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.75 और इसका प्रिज्म एंगल पूछा है। क्वेश्चन है इफ कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, मतलब इन दोनों से आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया और कंडीशन क्या है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डेविएशन नहीं होना चाहिए, तो केस 1 हो गया। और हमें मालूम है, हमें फॉर्मूला याद नहीं करना, नेट डेविएशन को कितना कर दो, जीरो, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू जीरो, इसका मतलब डेल्टा वन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा टू, और डेल्टा वन का ये फॉर्मूला, डेल्टा टू का ये फॉर्मूला, म्यू वन दे रखा है, ए वन दे रखा है, म्यू टू दे रखा है, आपको ए टू कैलकुलेट करना है। तो आप वैल्यूज प्लेस करेंगे और ए टू कैलकुलेट करेंगे तो बेटा 10 डिग्री यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चंस होते हैं। इस तरीके से बेटा हम लोगों ने प्रिज्म से रिलेटेड पूरी थ्योरी को विद न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया है। ओके, और अब आप क्या क्या होमवर्क कर सकते हैं मैं वो बता देता हूं आपको। आपको बिगिनर बॉक्स 8 और 9 को कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 में प्रिज्म के क्वेश्चन है 43 to 54, इनको कर सकते हैं एक्सरसाइज 1 में, और रेस 3 को आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें प्रिज्म और टीआईआर के मिक्स क्वेश्चंस हैं। और आप एक्सरसाइज 2 and 3 में अपने लेवल पर आप देखिए, आपको जो भी मैंने पहले टिक करा रखे हैं वो तो करने ही है, और अगर आपको प्रिज्म से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नोट करिए बच्चों। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर आई डिफेक्ट को। आई डिफेक्ट को स्टडी करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस को जानना होगा। सबसे पहली डेफिनेशन है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कैपिटल डी विदाउट यूजिंग एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं नेकेड आई की बात करूं तो ऑब्जेक्ट का आई से वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर ऑब्जेक्ट को रखने पर हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है, उस डिस्टेंस को हम डी बोलते हैं, और नॉर्मल आई के लिए इसको 25 सेंटीमीटर लिया जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप 25 सेंटीमीटर से पास में किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके आ जाएंगे तो वो हमें क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा। सेकंड बात करनी है रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन मतलब
तो नॉर्मल आई के लिए जो रेंज होती है वो 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक होती है। 25 सेंटीमीटर को नियर पॉइंट बोलते हैं, और नियर पॉइंट का मीनिंग होता है नेकेड आई से किसी ऑब्जेक्ट का वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर ऑब्जेक्ट को रखने पर वो हमें क्लियर दिखे। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप नियर पॉइंट पर रखते हैं तो हमें हमारी जो आई है उस ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी आई पर जो तनाव होता है वो मैक्सिमम होता है। और फार पॉइंट का मतलब नेकेड आई से ऑब्जेक्ट का वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पर ऑब्जेक्ट को रखने पर वो हमें क्लियर दिखे, और जब हम फार ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी जो आई पर तनाव होता है वो मिनिमम होता है, आई अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन में होती है। इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर आई का डायग्राम बनाया हुआ है, और हम बात कर रहे हैं अभी नॉर्मल आई की, मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है इसमें। तो आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो उतना डायग्राम बनाया है जो हमें फिजिक्स में काम आने वाला है। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है इसको आई लेंस बोलते हैं, जिसका नेचर कॉन्वेक्स होता है, और पीछे ये जो है इसको रेटिना बोलते हैं, जो स्क्रीन की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर इमेज जो बनती है वो रियल बनती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है। अब आपको बात ये समझनी है कि अगर आपकी इमेज रेटिना पर बनेगी तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर ये वाला पॉइंट नियर पॉइंट लिया हुआ है, और जब आपका नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज रेटिना पर बन रही है, बट आपकी जो आई है वहां पर जो तनाव होगा वो मैक्सिमम होगा। और जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे मतलब फार पॉइंट पर, तो आपकी जो आई है वहां पर जो तनाव होगा वो मिनिमम होगा, मतलब रिलैक्स्ड पोजीशन या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो ये जो डायग्राम है वो करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल आई है जब आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है, रेटिना पर। अगर बेटा आपकी इमेज रेटिना के आगे या पीछे बने, रेटिना से पहले या रेटिना के बाद में, तो आपको ये ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा। फिर इसके लिए हमें करेक्शन के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा, मतलब कोई लेंस यूज करना होगा। तो अब मैं बात करूंगा यहाँ पर डिफेक्ट की। सबसे पहला डिफेक्ट है मायोपिया। मायोपिया को हम बोलते हैं शॉर्ट और नियर साइटेडनेस। मायोपिया में क्या होता है, हमें जो पास के ऑब्जेक्ट हैं वो तो दिखते हैं, बट दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, मतलब फार पॉइंट से आगे के ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखते, है ना। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, मान लेते हैं कि ये फार पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं डी होगा। डी और फार पॉइंट के बीच में तो दिखता है, मतलब फार पॉइंट तक दिखता है। फार पॉइंट और इन्फिनिट फार पॉइंट से आगे का हमें नहीं दिखता। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फार पॉइंट से आगे रख दूं तो वो ऑब्जेक्ट मुझे आई लेंस से नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना से पहले। अब आपको ये बात समझनी है, अगर मुझे मायोपिया को रिमूव करना है, रेक्टिफाई करना है, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये जो आई लेंस है वो रेज को कन्वर्ट कर रहा है, थोड़ा ज्यादा कन्वर्ट कर दे रहा है, जिससे कि ये रेज यहाँ पर मीट कर रही है, मतलब रेटिना से पहले इमेज बन रही है। अगर इन रेज को डाइवर्ट कर दिया जाए थोड़ा सा, तो मे बी देयर इज अ चांस कि आपकी इमेज रेटिना पे बने, फिर आपको ये ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा। तो हम यहाँ पर एक ऐसा लेंस यूज करेंगे जिसका नेचर डाइवर्जिंग हो। तो मायोपिया को रिमूव करने के लिए आपको डाइवर्जिंग नेचर का लेंस यूज करना होगा, मतलब कॉनकेव। तो मैंने अब क्या किया, मैंने एक कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब एक बात समझो, ये ऑब्जेक्ट जो कि फार पॉइंट के आगे रखा हुआ था, इस आई लेंस से दिख नहीं रहा था, तो इस लेंस का काम क्या है, इस लेंस का काम ये है कि ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज फार पॉइंट पे बना दे, मतलब यहां पर फार पॉइंट पे बना दे, या फिर डी और फार पॉइंट के बीच में कहीं भी बना दे। अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज डी और फार पॉइंट के बीच में बन जाएगा तो फिर उस इमेज को अपना आई लेंस क्लियरली देख पाएगा। तो हमने यहाँ पर एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया, इस ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज को इसने थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया, और फिर इसने कन्वर्ज किया, तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे बनी, रेटिना पर। अगर आप इन रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो आपको ये कहाँ पर मीट करती हुई लग रही है, यहाँ पर, और यहाँ पर इमेज बन रही इस ऑब्जेक्ट की इस लेंस के द्वारा, डाइवर्जिंग लेंस के द्वारा, ठीक है ना। और इमेज कहाँ पे बन रही है, मान लेते हैं फार पॉइंट पर। अब न्यूमेरिकल पर्पज के लिए अगर आप बात को समझना चाह रहे हैं, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा, आई लेंस और इस लेंस के बीच का जो सेपरेशन है वो हमें नेग्लिजिबल मानना है जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया हो। ओके, तो इमेज आपकी यहाँ पे बन रही है फार पॉइंट पर, तो आई लेंस से या इस वाली लेंस से ये डिस्टेंस एक्स हो गई, और मैं मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरा इन्फिनिटी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, बाकी कुछ भी हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बट मैं अभी यू मान लेता हूँ इन्फिनिटी और वी मान लेता हूँ एक्स। प्रॉपर साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखेंगे तो इन दी डायरेक्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव। तो इस लेंस के लिए अगर बात करें तो एक्स और यू, सॉरी मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों नेगेटिव होंगे। लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो बेटा आपको एफ मिलेगा माइनस एक्स के इक्वल, मतलब फार पॉइंट के इक्वल, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर। तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, आनी भी चाहिए, क्योंकि आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, डाइवर्जिंग। तो आपको मायोपिया के लिए तीन बातें याद रखनी है।
मायोपिया में क्या होता है, हमें पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। मायोपिया में जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बनती है, और मायोपिया को दूर करने के लिए हमें जो लेंस यूज करना होगा वो डाइवर्जिंग नेचर का। इसके बाद जो सेकंड आपका डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया, जिसका दूसरा नाम है लॉन्ग और फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, हमें पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, दूर के दिखते हैं। मतलब हमें कहने का मतलब ये है कि ही कैन नॉट सी दी ऑब्जेक्ट्स नियर देन अ पॉइंट कॉल्ड नियर पॉइंट। मतलब नियर पॉइंट से पहले का डी और नियर पॉइंट के बीच का हमें नहीं दिख रहा, नियर पॉइंट और इंफिनिटी के बीच का हमें दिख रहा है। मतलब नियर पॉइंट और नियर पॉइंट या नियर पॉइंट से आगे का हमें दिखता है, नियर पॉइंट से पहले का हमें नहीं दिखता। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये नियर पॉइंट है और यहाँ पर डी मान लेते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट से पहले रख दूंगा तो वो हमें आई लेंस से नहीं दिखेगा, क्योंकि पास का नहीं दिखता। तो मैंने ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट से पहले रख दिया, इससे हमें वो दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की जो आई लेंस से इमेज बन रही है वो रेटिना के पीछे बन रही है, और रेटिना के पीछे बनेगी तो ये ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिखेगा। अब एक बात समझो, ये रेज कन्वर्ज तो हो रही है बट थोड़ी सी कम कन्वर्ज हो रही है। अगर इन रेज को थोड़ा ज्यादा कन्वर्ज कर दिया जाए तो देयर इज अ चांस कि रेटिना पे इमेज बने। इसका मतलब इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए हमें कन्वर्जिंग नेचर का लेंस यूज करना पड़ेगा, मतलब कॉन्वेक्स। तो मैंने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। अब इसका काम क्या होगा बेटा, हम लोगों को ये मालूम है कि नियर पॉइंट पर अगर इमेज बने या नियर पॉइंट और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी इमेज बने तो उसे हमारा आई लेंस देख पाएगा। तो इस वाले लेंस का काम ये है, कन्वर्जिंग लेंस का, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बना दे, नियर पॉइंट पे बना दे, या फिर नियर पॉइंट और इंफिनिटी के बीच में बना दे। उस इमेज को हमारा फिर आई लेंस देख पाएगा, मतलब ओवरऑल हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा, इस ऑब्जेक्ट से रेज निकली, थोड़ा इसने कन्वर्ज किया, फिर इसने कन्वर्ज किया, और फाइनली इमेज रेटिना पे बन गई, है ना। अब आप इन रेज को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इस वाले कन्वर्जिंग लेंस से इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन रहा है, और ये डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, x। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये सेपरेशन कैसा है, नेग्लिजिबल। तो मैं इससे डिस्टेंस लिख रहा हूँ या इससे लिख रहा हूँ, बात एक ही है। और मैंने मान लिया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पर रखा हुआ है, मान लो डी पर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा -d और इमेज डिस्टेंस हो जाएगा -x। और आप अगर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको ऐसा रिलेशन मिलेगा। आप ये फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं, या फिर आप लेंस फॉर्मूला लगाइए और आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको 3 बातें क्या याद रखनी है। हाइपरमेट्रोपिया में हमें पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है। इमेज हमारी कहाँ पे बनती है, रेटिना के पीछे, और इसको दूर करने के लिए, करेक्शन के लिए हमें कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होता है। ठीक है, तो इस पर हम न्यूमेरिकल अभी हम करेंगे आगे। इसके बाद थर्ड जो डिफेक्ट है उसका नाम है प्रेसोबायोपिया। इसमें हमें ना पास का दिखता ना दूर का दिखता, और इसके करेक्शन के लिए हमें बाईफोकल लेंस यूज करना होता है। मतलब ऐसे लेंस यूज करते हैं, लेंस का अपर पार्ट कन्वर्जिंग होता है तो लोअर पार्ट डाइवर्जिंग होता है, तो उसको हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस। बस इतना ही याद रखना है इसके लिए। और फोर्थ जो डिफेक्ट है उसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म, और इसमें क्या होता है, हमें 2 ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में क्लियरली नहीं दिखता। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। तो पर्सन कैन नॉट सी दी ऑब्जेक्ट इन 2 ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, और इसको रेक्टिफाई करने के लिए तरीका है आपको सिलिंड्रिकल लेंस यूज करना है। तो बस इन दोनों के लिए इतना ही बहुत है, इतना याद रखना है। अब आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं, ये जो आई लेंस है ऐसा, ये सिलेरी मसल से फिक्स्ड होता है, और सिलेरी मसल्स की हेल्प से इस लेंस की कर्वेचर को चेंज किया जा सकता है। अगर कर्वेचर को चेंज किया जा सकता है तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ को भी चेंज किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है आई लेंस की फोकल लेंथ वेरिएबल होती है, और लेंस और रेटिना के बीच का सेपरेशन तो फिक्स है। इसका मतलब इमेज डिस्टेंस क्या होती है, फिक्स। ओके, तो फोकल लेंथ आई लेंस की वेरिएबल होती है और इमेज डिस्टेंस कैसी होती है, फिक्स्ड। ये आपको और याद रखना है, तो आप अच्छे से नोट कीजिए बेटा। बच्चों, आई डिफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि किस तरीके से हमें डिफेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन को करने का एक ही की है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा डिफेक्ट है, क्या डेटा दे रखा है, क्या फार पॉइंट दे रखा है, क्या नियर पॉइंट दे रखा है, और फिर क्वेश्चन को सिंपल लेंस फॉर्मूला लगाकर आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस बियॉन्ड ऑफ 100 सेंटीमीटर। Find the nature and the power of the lens to be used for seeing clearly the object at infinity. अब आपको समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चन में बोला गया कि 100 सेंटीमीटर से दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब ये 100 सेंटीमीटर से दूर का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उससे दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है।
तो ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसमें दूर का नहीं दिखता था, पास का दिखता था? वो था आपका मायोपिया। तो इसको क्या है? मायोपिया है। तो डिफेक्ट कौन सा है इसको? मायोपिया। और मायोपिया के लिए हमें मालूम है जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहां पर रखा है? इन्फिनिटी, उसको देखना है। तो यू यहाँ पर कितना लेंगे आप बेटा? माइनस इन्फिनिटी, अगर प्रॉपर साइन कन्वेंशन। और अगर उसका इमेज इसका 100 सेंटीमीटर पे बन जाए तो 100 सेंटीमीटर तक तो देख ही सकता है। तो इसका मतलब जो इमेज डिस्टेंस होगा वो कितना लेना होगा प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ? -100 सेंटीमीटर। और आपको मालूम होगा ये इसका फार पॉइंट होगा, इससे ज्यादा दूर नहीं देख सकता। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ही कैन सी। तो ये आपको समझ में आया? v कितना होगा यहाँ पर? 100 सेंटीमीटर। अब सिंपल यहाँ पर आपको लेंस फॉर्मूला लगाना होगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब वैल्यूज पुट करते हैं। 1/v कितना? 1/-100 माइनस 1/माइनस इन्फिनिटी। ये 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो यहां से आपको फोकल लेंथ मिलेगी -100 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा वाला लेंस लेना होगा? माइनस का मतलब पावर कैसी है? डाइवर्जिंग पावर के लिए, डाइवर्जिंग लेंस के लिए पावर के फोकल लेंथ कैसी लेते हैं हम? नेगेटिव। अब पावर भी पूछिए तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बट अगर फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में रखोगे तो 100/f करना पड़ेगा। 100/f कितना? -100, तो आपको मिलेगा -1 डायोप्टर। इट मीन्स मायोपिया को रिमूव करने के लिए इस पर्सन को एक लेंस यूज करना पड़ेगा डाइवर्जिंग नेचर का, मतलब कॉनकेव। उसका पावर कितना लेना होगा? -1 डायोप्टर। और फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर और लेंस डाइवर्जिंग। ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ फार साइटेड पर्सन हैज अ नियर पॉइंट 60 सेंटीमीटर अवे। व्हाट शुड बी द पावर ऑफ लेंस he should use for eye glasses so that he can read a book at a distance of 25 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन में बोल दिया कि कौन सा वाला डिफेक्ट है? फार साइटेडनेस, मतलब लॉन्ग साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपी। इसमें क्या होता है? इसमें आपको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। और आपको एक बुक को रीड करना है जो कि कितने डिस्टेंस पर रखी हुई है? 25 सेंटीमीटर पर। तो हमें मालूम है अगर इसका इमेज हम नियर पॉइंट पे बनाते हैं तो आपको दिखना, ये वाली बुक रीड करने में आ जाएगी। तो नियर पॉइंट कितना है इसका? 60 सेंटीमीटर पर दिखता है इसको। इट मीन्स इस बुक का इमेज कहां पे बनाना होगा? 60 सेंटीमीटर पर। तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको नियर पॉइंट दिया है और आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है वो दिया है। तो यू कितना? जहां पर बुक रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो -25 सेंटीमीटर। और सॉरी, इसका इमेज कहां पे बनना चाहिए? इसका इमेज बनना चाहिए आपका नियर पॉइंट पर, और वो कितना है? -60 सेंटीमीटर। अब आपको फोकल लेंथ चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v। v कितना बेटा? 1/-60। और u कितना? -1/25, मतलब 25 को माइनस के साथ लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/25। और यहां से सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 300, तो ये मिलेगा आपको 7/300। इट मीन्स जो f मिलेगा वो मिलेगा आपको 300/7 सेंटीमीटर। इतना फोकल लेंथ का लेंस यूज करना होगा। और ये पॉजिटिव आ रही है तो कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग नेचर का, मतलब कॉन्वेक्स। तो अगर आपको नेचर चाहिए तो कैसा? कन्वर्जिंग। अब बात आती है कि पावर कितनी है ना, क्वेश्चन में पावर भी पूछी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या? 100/f को सेंटीमीटर में रखेंगे कितना? 300/7। तो ये आ जाएगा प्लस का 7/3 डायोप्टर। इतनी पावर का लेंस यूज करना होगा। ठीक, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन इज एबल टू सी बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर। मतलब 50 सेंटीमीटर से 4 मीटर के बीच में वो देख पाता है। 50 सेंटीमीटर से पहले का नहीं दिखता, 4 मीटर से दूर का नहीं दिखता। इसका मतलब 4 मीटर से दूर का नहीं दिखता तो 4 मीटर तो फार पॉइंट हो गया, और 50 सेंटीमीटर से पास का नहीं दिखता तो 50 सेंटीमीटर नियर पॉइंट हो गया। फाइंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू व्यू नियर बाई एंड फार ऑब्जेक्ट। तो उसको दूर का भी देखना है और पास का भी देखना है, उसके लिए बताना है लेंस का पावर कितना होगा। केस 1 में हम बात कर रहे हैं जब कौन सा देख रहा है वो नियर बाई। तो अगर नियर बाई देखना है तो इसका मतलब कौन सा वाला डिफेक्ट है? मायोपिया। नियर बाई का देखना है और नियर बाई का दिख नहीं रहा है और उसको देखना है पास के ऑब्जेक्ट को, तो कौन सा वाला डिफेक्ट है? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस में दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। तो अगर केस 1 की बात करें, फर्स्ट केस में जिसमें हमें नियर बाई की अगर हम बात करें तो बोलो यू कितना? ऑब्जेक्ट को आपको रखना पड़ेगा
डी डिस्टेंस पर, मतलब कि माइनस डी, और डी कितना लेंगे 25 सेंटीमीटर अगर नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो। और उसका इमेज कहाँ पे बनाएंगे, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह पहला पार्ट, उसकी इमेज बनाएंगे नियर पॉइंट पर। नियर पॉइंट कितना 50 सेंटीमीटर, तो वी कितना ले लेंगे -50 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/f इक्वल्स टू 1/v, वी कितना बेटा -50, और माइनस u कितना -25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/50 माइनस 1/50, तो ये आपको प्लस का 1/50 मिलेगा। तो फर्स्ट केस में जब आपको पास के ऑब्जेक्ट देखने हैं तो आपको फोकल लेंथ मिलेगी +50 सेंटीमीटर। मतलब कैसा लेंस, कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर का। और अगर पावर पूछी जा रही है तो 100/50 कितना आएगा, +2 डायप्टर। केस 1 समझ में आया। अब पार्ट 2 के अंदर बोला है कौन से वाले ऑब्जेक्ट देखने हैं, डिस्टेंट, मतलब दूर वाले ऑब्जेक्ट भी देखने हैं, फार ऑब्जेक्ट देखने हैं, है ना। तो अगर आप फार ऑब्जेक्ट्स के लिए बात करेंगे, दूर का नहीं दिख रहा, दूर का किस में नहीं दिखता, मायोपिया में नहीं दिखता। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहां पे मानेंगे इन जनरल हम अपने मन से, ऑब्जेक्ट को मानेंगे कि वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है और उसका इमेज कहां पे बन जाए, फार पॉइंट पे बन जाए। तो वी कहां पर ले लेंगे, -4 मीटर, और इसका मतलब इमेज कहां पे बनानी होगी हमें, फार पॉइंट पर। अगेन आप लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1/v, वी कितना -4 मीटर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/इंफिनिटी। तो आपको f मिलेगा बेटा यहाँ से -4 मीटर और -400 सेंटीमीटर, है ना, बोल सकते हैं। तो ये तो आपको मिल गई फोकल लेंथ -4 मीटर। मैंने आपको प्रूव भी कराया था कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं मायोपिया में, तो जो फोकल लेंथ होती है वो फार पॉइंट की इक्वल होती है। तो डायरेक्ट भी अगर आपको याद था f इक्वल टू -x आया था, है ना। अब आपको पावर चाहिए, बोलो पावर का फॉर्मूला 100/-4। अच्छा, अब मीटर में नहीं है तो मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में मैं कर देता हूँ -400, क्योंकि मैंने ऊपर 100 लिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर पावर मिलेगी -1/4, 0.25 डायोप्टर। नेगेटिव क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस लगाना होगा। पावर कितनी, 0.25 डायोप्टर विद नेगेटिव साइन। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन है तब भी आप कर सकते हैं। मैं अलग अलग पैटर्न के सारे टाइप के आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन में बोला है अ फार साइटेड पर्सन, अगेन इसको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, कैन सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 94 सेंटीमीटर क्लियरली। मतलब 94 सेंटीमीटर से दूर का, 94 सेंटीमीटर या 94 सेंटीमीटर से दूर का वो देख पाता है। तो इसका ये 94 सेंटीमीटर क्या हो गया, नियर पॉइंट हो गया। इफ सेपरेशन बिटवीन ग्लासेस एंड आई लेंस इज 2 सेंटीमीटर। इन जनरल मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव जब आपको डिफेक्ट पढ़ा रहा था कि आई लेंस और जो करेक्ट करने के लिए, डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए जो एक्सटर्नल लेंस लगा रहे हैं, उन दोनों के बीच का सेपरेशन आपको नेग्लिजिबल मानना था। बट इस क्वेश्चन में बोला है कि नहीं, नेग्लिजिबल नहीं है सेपरेशन, वो मानना है आपको कितना, 2 सेंटीमीटर। देन फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपकी आई, ये करेक्टेड लेंस जो लगाना हो करेक्शन के लिए, और ये आपका नियर पॉइंट कितना दिया, नियर पॉइंट 94 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई लेंस। और जब आप फार साइडेड पर्सन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखते हैं, अगर कुछ नहीं दिया हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, मतलब u इक्वल्स टू d। तो हमने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है ना 25 सेंटीमीटर पर। बट आपको इस वाले लेंस की, कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो मुझे एक बात बताओ, ये d और x तो हम आई लेंस से ले रहे हैं, और जबकि ये सेपरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर। तो बताओ इस कन्वर्जिंग लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, 25 - 2 23 बचेगा। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना बचेगा, 94 में से अगर 2 माइनस कर दोगे तो 92 सेंटीमीटर बचेगा। बचेगा कि नहीं। अब खत्म काम। अब आप कन्वर्जिंग लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। बोलो 1/v, v कितना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, v है आपका -92, सॉरी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, इमेज नियर पॉइंट पे बननी चाहिए। तो v कितना -92 सेंटीमीटर, और u कितना है आपका -23 सेंटीमीटर। ओके, तो 1/v 1/-92, और ये माइनस, और u भी नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा 1/23। 92 यहाँ पर एलसीएम आएगा, और एलसीएम ले लेंगे 92, तो यहाँ पर मिलेगा -1, और यहाँ पर 23 से 94 4 टाइम्स, तो ऊपर आएगा 4, और एलसीएम कितना आया 92। इट मीन्स फोकल लेंथ मिली बेटा 92/3 सेंटीमीटर। जो भी है डिवाइड करके आए वो आंसर। तो मैंने आपको हर वैरायटी का यहाँ पे क्वेश्चन करा दिया।
सिंपल क्वेश्चन पूछे जाए तो आप ऐसे सिंपल क्वेश्चन एक लाइन के भी कर सकते हैं। इस तरह का दोनों आपको पास का दूर का नहीं दिख रहा है, उसके लिए आपको नियर और फार पॉइंट दोनों दिए हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको जो एक्सटर्नल लेंस और आई लेंस के बीच में कुछ सेपरेशन दिया है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑल वैरायटी यहाँ पे मैंने कवर की है, तो आप अच्छे से नोट करो। बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम लोगों ने आई और आई से रिलेटेड जो डिफेक्ट्स थे उनको स्टडी किया। अब यहाँ पर एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी को और स्टडी करेंगे, वो है आपका विजुअल एंगल। अब विजुअल एंगल क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को आई के सामने रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी आई के ऊपर एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड विजुअल एंगल। विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा ऑब्जेक्ट आपको उतना बड़ा दिखेगा, और एंगल जितना छोटा होगा आपको ऑब्जेक्ट उतना छोटा दिखेगा। इस बात को समझते हैं डायग्राम से। तो यहाँ पर मैंने आई बना रखी है और ये आई लेंस। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट था ए बी, उसको मैंने यहाँ रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पर? एक्स, और उसका जो इमेज बन रहा है वो रेटिना पे बन रहा है A1 B1। फिर इस ऑब्जेक्ट को और ये एंगल कितना बना रहा है? आई पर जो एंगल बना रहा है वो अल्फा। फिर इस ऑब्जेक्ट को मैं आई के पास लेके आया, मैं इस ऑब्जेक्ट को पास लेके आ गया AB। अब कितने डिस्टेंस पर लेके आया? Y डिस्टेंस पर, और इसका जो इमेज बना अभी भी रेटिना पे बना A2B2। आपको समझ में आ रहा होगा A2B2 A1B1 से बड़ा है, मतलब अब बड़ा इमेज बना तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा? मैं बड़ा दिख रहा होगा। तो जब ऑब्जेक्ट पास में आ गया तो उसका इमेज बड़ा बना रेटिना पर, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखा। और एक और बात आप देख रहे होंगे, जो अब एंगल बना रहा है ये आई पर वो कितना? बीटा, और बीटा अल्फा से बड़ा है। इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि जब ऑब्जेक्ट अपनी आई के पास में होता है तो आई के ऊपर वो जो एंगल बनाता है वो बड़ा एंगल बनाता है, जिससे कि रेटिना पे जो इमेज बनती है वो भी बड़ी बनती है और ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखता है। जब ऑब्जेक्ट आई से दूर होता है तो एंगल स्मॉल बनाता है, रेटिना पर इमेज भी छोटी बनती है, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट हमें छोटा दिखता है। तो फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हैं साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो रेटिना पे इमेज बन रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विजुअल एंगल के। जितना बड़ा विजुअल एंगल उतना बड़ा इमेज बनेगा रेटिना पर, मतलब वो ऑब्जेक्ट उतना बड़ा हमें दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एक्स आपको दिख रहा है वाई से बड़ा है। जब एक्स मतलब ऑब्जेक्ट को दूर रखा है तो जो एंगल बना रहा है आई पर वो स्मॉलर एंगल है, छोटा एंगल है, अल्फा बीटा की कंपैरिजन में छोटा है। और उसका जो इमेज बन रहा है रेटिना पर जब वो दूर रखा था A1B1, वो कम है किससे? A2B2 से। जब वो पास में रखा हुआ था ऑब्जेक्ट तब इमेज बड़ा बन रहा था A2B2। ओके, तो फाइनली द साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल, इट मींस वो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखेगा जब आपका विजुअल एंगल बड़ा होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ऐड करना है वो ये कि किसी भी नॉर्मल आई के लिए किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए या दो ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट सेपरेटली अलग अलग देखने के लिए अपनी आई के ऊपर जो एंगल होना चाहिए मिनिमम वो 1 मिनट होना चाहिए। अगर 1 मिनट से कम एंगल बना तो आपको वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा नहीं, या दो ऑब्जेक्ट आपको सेपरेटली अलग अलग नहीं दिखेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए दिखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है और इसको मुझे देखना है, तो इसके टॉप से और बॉटम से अगर मैं रेज निकालू वो मेरी आई पर आएंगी, तो वो आई पर क्या बना रही होंगी? एंगल बना रही होंगी। अगर ये एंगल 1 मिनट से छोटा हुआ तो मुझे ये ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा। इसको देखने के लिए कम से कम मिनिमम कितना एंगल बनना चाहिए? 1 मिनट। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, फॉर नॉर्मल आई विजुअल एंगल मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 मिनट। और 1 मिनट को आप 1/60 डिग्री भी लिख सकते हैं, या फिर 1/60 इंटू π/180 रेडियन भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमें याद रखना है नॉर्मल आई के लिए जो मिनिमम एंगल होना चाहिए वो कितना? 1 मिनट। इस कॉन्सेप्ट पर एक छोटा सा क्वेश्चन जो इन जनरल कई बार पूछ लिया जाता है तो बच्चों को समझ नहीं आता कि कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊं। और क्वेश्चन के अंदर बोला है कि देयर आर 2 पोल A एंड B, है ना, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर फ्रॉम अ पर्सन। दोनों ही एक पर्सन से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ना। ये वाला पोल भी 11 किलोमीटर पर है और ये वाला पोल भी 11 किलोमीटर पर है। मैंने यहाँ पर मैं इनका आई बनाया हुआ है, और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होगा वो मुझे मालूम नहीं है, वो मैंने डी मान लिया। तो अब आपको समझना है कि ये एंगल कितना बना रहे हैं दोनों पोल आई के ऊपर? थीटा। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पोल्स सो दैट दे कैन बी सीन सेपरेटली। मतलब इन दोनों के बीच में मिनिमम कितना सेपरेशन होना चाहिए जिससे कि इस पर्सन को ये दोनों क्लियरली सेपरेटली दिख जाए। अब कैसे करेंगे कुछ इस क्वेश्चन को? तो हमें मालूम है ये एंगल तो बहुत छोटा होगा क्योंकि 11 किलोमीटर तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। अगर कोई अपने से 11 किलोमीटर दूर ऑब्जेक्ट है तो अपनी आई पर जो एंगल बनाएगा वो बहुत छोटा होगा। और अगर छोटा एंगल है तो आपको मालूम है आर्क स्ट्रेट लाइन की तरह ले सकते हैं। तो हमें मालूम है बहुत स्मॉलर एंगल के लिए आर्क एज ए स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसको आप आर्क ले सकते हैं। जो आपको अभी स्ट्रेट लाइन दिख रही है सेपरेशन बिटवीन 2 पोल्स, इसको आप क्या ले सकते हैं? आर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं।
तो ये दोनों रेडियस हो जाएंगी 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर। तो इस वाले डायग्राम में आप देखेंगे तो एंगल क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो मैंने लिखा एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क डी कितना, थीटा इंटू आर। अब हमें डी का कैसा वैल्यू चाहिए, दोनों के बीच में मिनिमम। अब डी मिनिमम तब होगा क्योंकि आर तो कांस्टेंट है जब थीटा मिनिमम होगा। फॉर मिनिमम सेपरेशन डी मिनिमम आपका थीटा मिनिमम होना चाहिए, और थीटा को हमें किस में पुट करना है, ऑलवेज रेडियन में। जब भी कैलकुलेशन करते हैं थीटा को रेडियन में पुट करते हैं। तो हमें मालूम है थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए नॉर्मल आई के लिए, 1 मिनट या फिर इतना रेडियन। तो मैंने यहाँ पे लिखा पाई बाई 180 इंटू 160, ये 1 मिनट को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, और आर 11 किलोमीटर, 11 इंटू 10⁻³ मीटर। सॉल्व करोगे तो ये आपको डी मिलेगा 3.18 मीटर, या अप्रोक्सीमेटली 3.2 मीटर। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों पोल्स के बीच में मिनिमम सेपरेशन 3.2 मीटर होगा, तभी इस पर्सन को दोनों पोल सेपरेटली दिखेंगे। अगर 3.2 मीटर से कम हुआ तो ये एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए दिखेंगे, वो इनको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा सेपरेटली। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कम से कम 3.2 मीटर या फिर उससे ज्यादा। तो अभी हमें मिनिमम पूछा था, तो आंसर होगा अपना 3.2 मीटर। ठीक है, इसके बाद में हमें आगे चलकर अब सिंपल माइक्रोस्कोप पर स्टडी करना है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसमें किस टाइप का इमेज बनता है, और क्या फॉर्मूला होता है, वो हम आगे सीखेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं सिंपल माइक्रोस्कोप का नीड क्यों पड़ता है। तो ऐसा मान लेते हैं हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें देखना है विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट के बिना, सिर्फ नेकेड आई से अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहा हूं, तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा मेरी आई पर जो एंगल बन रहा है कम से कम कितना होना चाहिए, 1 मिनट, तभी मुझे ये दिखेगा। अच्छा क्लियर, अगर मुझे ये देखना है तो इस ऑब्जेक्ट को मैं पास लाता रहूंगा तो विजुअल एंगल बढ़ेगा। जब ऑब्जेक्ट को आप पास लेके आते हैं तो आई के ऊपर जो एंगल बनता है वो बढ़ता जाता है। तो जैसे कि मैं इस डायग्राम की बात करूं, मेरे पास में ये आई और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लाता जा रहा हूं तो ये विजुअल एंगल बढ़ता जा रहा है। एंगल बढ़ेगा तो उसका बड़ा इमेज बनेगा रेटिना पर, वो ऑब्जेक्ट में बड़ा दिखेगा और क्लियर दिखेगा। बट एक कंस्टेंट है यहाँ पर, वो कंस्टेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम डी डिस्टेंस से कम पर नहीं ले जा सकते। अगर आप ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस से कम पर लेके गए तो वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को ये तो पहले से ही मालूम है कि जो नियर पॉइंट होता है नॉर्मल आई के लिए वो 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर से भी पास में रखा है तो हमें क्लियर विजिबल नहीं होगा। इसका मतलब हम चाहते हैं एंगल आपका बढ़ता जाए, बट एंगल आप डी से पास ले जाएंगे तो एंगल तो बढ़ेगा, बट वो अब कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। किस वजह से, क्योंकि सिलेरी मसल्स का भी एक कंस्ट्रेंट था, वो और कम फोकल लेंथ नहीं कर सकती, उसकी लिमिटेशन आ गई। क्योंकि आपको मालूम है फोकल लेंथ को कौन चेंज करता था, सिलेरी मसल्स। जब ऑब्जेक्ट पास में होता था, यू कम होता था, तो फोकल लेंथ भी कम होती थी। तो आपको समझना है कि कम से कम कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखना चाहिए जिससे कि वो हमें दिखे, वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। ऐसा समझ लो कि हम ऑब्जेक्ट को केवल 25 सेंटीमीटर, इट मींस डी डिस्टेंस तक ही ला सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में वो जो भी एंगल बना रहा होगा आई पर, वही मैक्सिमम एंगल मानना होगा हमें। क्यों, क्योंकि इससे कम डिस्टेंस पर लाने पर ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा नहीं। तो ये थीटा नॉट क्या है, ये मैक्सिमम विजुअल एंगल है आई के लिए, आई के ऊपर जो बन रहा है विदाउट यूजिंग एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब होता क्या है, ऐसा मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर, जब मैंने ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पर रखा तब भी मान लेते हैं कि जो विजुअल एंगल बन रहा है ना वो 1 मिनट से कम है। अभी भी एंगल 1 मिनट से कम है, और एंगल अगर 1 मिनट से कम है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। तो अब मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि कोई ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो जिससे कि ये विजुअल एंगल बढ़ जाए, 2 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए। ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल हो। तो इस एंगल को बढ़ाने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मेन काम क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मेन काम होगा वो ये होगा टू इंक्रीज द विजुअल एंगल। वो विजुअल एंगल को बढ़ाएगा जिससे कि हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब कैसे बढ़ाएगा वो समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक सिंपल कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, और कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन के हमने बहुत सारे केसेस पढ़े थे, जिसमें से एक केस ये था जब आप ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखते हैं, ए बी जैसे मैंने रखा हुआ है, तो उसका इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, मैग्नीफाइड बनता है ना। तो इस ऑब्जेक्ट से जैसे कि ये रेज आ रही है ऐसे,
ओके, फोकस से पास करेगी क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो बाद में फोकस से पास करेगी। ये ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है तो अनडेविएटेड जाएगी। और अगर इनको पीछे की तरफ मैं एक्सटेंड करूंगा तो इनकी इमेज यहाँ बनेगी ए डैश बी डैश, जिसको मैं एच आई बोल रहा हूँ, हाइट ऑफ इमेज, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे होंगे इस ऑब्जेक्ट का जो कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा था, उसका मैग्निफाइड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज यहाँ पर हमें देखा। अब एक बात समझो, यहाँ पर आई होगी, तो अब ये बताओ आई को क्या दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट दिखेगा या इमेज दिखेगी? आई को तो अब क्या दिखेगा, इमेज दिखेगी, ये वाली ए डैश बी डैश। और इमेज जो अब आई पर एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल, वो एंगल क्या क्या ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, थीटा। ये जो एंगल बना रहा है आपका ए डैश बी डैश आई पर, वो कितना है अब, थीटा। तो एक बात समझो, ये एंगल बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? देखो कैसे, आप बात समझो। अगर इसी पोजीशन पर आई से मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को रखता, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखता, तो ये जो एंगल बनाता आई पर वो तो छोटा बनाता। ये ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ रखता तो ये जो आई पर एंगल बनाता वो तो थीटा से छोटा होता। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई पहले, किससे, कॉन्वेक्स लेंस से, और उससे जो इमेज बनी वो मैग्नीफाइड बनी, जिससे कि जो विजुअल एंगल है वो बड़ा हो गया, है ना, थीटा बन गया। अब बात को समझो, यहाँ पर माइक्रोस्कोप के लिए एक टर्म डिफाइन की जाती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर, जिसको एमपी बोलेंगे हम। और मैग्नीफाइंग पावर का मीनिंग क्या है, उसका पहले तो फॉर्मूला समझ लेते हैं। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, अ विजुअल एंगल विद द इंस्ट्रूमेंट, जो कि ये इंस्ट्रूमेंट के साथ में बन रहा है, थीटा, और डिवाइडेड बाय मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर अनएडेड आईज, मतलब विदाउट यूजिंग एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, नेकेड आईज पर जो एंगल बन रहा है मैक्सिमम विजुअल एंगल, वो थीटा नॉट, ये वाला थीटा नॉट। इन दोनों का रेशियो है। अब ये थीटा नॉट तो फिक्स है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, ये तो मैक्सिमम हो गया। इससे पास लाने पर एंगल जरूर बढ़ेगा, बट वो हमें दिखेगा नहीं, तो कोई काम का नहीं होता। तो थीटा नॉट तो मैक्सिमम है। अब मुझे क्या करना होगा, मैग्नीफाइंग पावर, मतलब इस थीटा नॉट को मुझे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स करना है। उसके लिए आपको ये थीटा नॉट से ज्यादा रखना पड़ेगा। ओवरऑल मुझे मैग्नीफाइंग पावर का मतलब है कि हम कितने टाइम्स थीटा नॉट को कर देते हैं। 2 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, मान लो मैग्नीफाइंग पावर आ गया 4, इसका मतलब हमने जो विजुअल एंगल है उसे 4 टाइम्स कर दिया। अगर आपका 5 आ गया तो 5 टाइम्स कर दिया। तो यहाँ पर एमपी का फॉर्मूला लिखा है, विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट थीटा अपॉन मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर अनएडेड आईज, थीटा नॉट। अब देखो मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने, इट इज अ सिंपल कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। ये क्यों स्मॉल फोकल लेंथ, अभी मैं समझाऊंगा आपको। दूसरा पॉइंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो क्या होगा, अ वर्चुअल मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। तो हाँ, वर्चुअल बनती है, मैग्नीफाइड बनती है और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। अब देखो यहाँ पर डेरिवेशन करते हैं मैग्नीफाइंग पावर का। तो हमें मालूम है स्मॉल एंगल है, तो अगर मैं टेन थीटा लिखूंगा तो उसको सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ से थीटा नॉट कितना आएगा, टेन थीटा बताना है आपको, एच अपॉन डी। और यहाँ पे बात करूं तो ये इमेज बन रही है, इमेज वाला डिस्टेंस आप v बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, और जहां ऑब्जेक्ट रखा उसको u बोलेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इस वाले ट्रायंगल में टेन थीटा कितना होगा। तो आप यहां से थीटा को लिख सकते हैं, टेन थीटा, और वो हो जाएगा आपका दिस अपॉन दिस, मतलब एच नॉट अपॉन यू। अब आपको इस फॉर्मूले में थीटा और थीटा नॉट का वैल्यू प्लेस करना है। तो देखो थीटा कैसे पुट करेंगे, यहां से एच नॉट अपॉन यू, बट आप देख रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से इधर आपकी जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो ये है, क्योंकि काम की रेज इधर जा रही है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो यू कैसा होगा, नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पर लिखा एच नॉट अपॉन माइनस यू, ये थीटा हो गया। और यहाँ पर आप थीटा नॉट लिखेंगे तो थीटा नॉट कितना होगा, एच नॉट अपॉन डी। अगेन काम की रेज इधर जाएंगी तो डी कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा, तो एच नॉट अपॉन डी विद नेगेटिव साइन, माइनस माइनस कैंसिल, एच नॉट कैंसिल, डी ऊपर जाएगा तो डी बाई यू। ओवरऑल जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप वो मिला आपको डी बाई यू। इन नॉर्मल केस मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इक्वल टू डी बाई यू, और डी आप जानते हैं कितना, 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आई के लिए, और यू आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जो कि आपने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। अब एक बात बताओ, हमें मैग्नीफाइंग पावर क्या चाहिए, एटलीस्ट मोर देन 1 तो चाहिए, क्योंकि हम मैग्नीफाइंग पावर अगर आपकी मोर देन 1 होगी तभी तो थीटा आपका थीटा नॉट से ज्यादा होगा। और मोर देन 1 के लिए यू कितना होना चाहिए, तो समझ में आ रहा है डी तो 25 है, मोर देन 1 तब होगा जब यू डी से कम हो, मतलब 25 सेंटीमीटर से कम हो। और इससे हमें मालूम चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट वो रखा है वो तो हमने फोकल लेंथ से भी पहले रखा हुआ है,
इसका मतलब इसका जो फोकल लेंथ है वो 25 से भी कम होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला था कि सिंपल माइक्रोस्कोप तब बढ़िया होता है जब उसकी फोकल लेंथ को हम मिनिमम रखते हैं, कम से कम रखते हैं। एक जनरल आइडिया है कि 25 सेंटीमीटर से कम ही रखना पड़ेगा। क्यों? 25 सेंटीमीटर से कम रखोगे तभी आपकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा आएगी, मोर देन 1 आएगी। और आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसीलिए यहाँ पर मैंने ये पॉइंट मेंशन किया है कि इसकी फोकल लेंथ कैसी रखते हैं, स्मॉल। ठीक है, तो ये आप अच्छे से यहाँ पे नोट करिए। मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा? D/U इन नॉर्मल केस। इसके बाद देखेंगे कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, उसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा वो हम अभी नोट करेंगे। तब तक आप ये नोट करो।